प्यारे बच्चों, तो चल रहा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, जिसका है आज पार्ट 4। तो हमने सबसे पहले देखा कि फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गई थी और हमें पढ़ना था आज उसकी आगे की प्रोसेस, जिसमें था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हमने देखा था कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, पेग से एंडोस्पर्म बनना है, ओव्यूल से सीड बनना है और ओवरी से फ्रूट बनना है। तो सबसे पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा या पेग से एंडोस्पर्म? तो सबसे पहले हम एंडोस्पर्म बनाएंगे, उसके बाद जाइगोट बनाएंगे, उसके बाद उसका एम्ब्रियो बनाएंगे, क्योंकि खाने पीने का सामान पहले आएगा और उसमें रहने वाले बाद में आएंगे। इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो कि 3N होता है हमारा, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है हमारे जाइगोट को, जो कि प्रीसीड द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में हेल्प भी हमारे साथ साथ करता है। एंडोस्पर्म हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एंडोस्पर्म्स हमारे पास दो टाइप के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वाला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो कि मोस्ट कॉमन वन है, और दूसरी तरफ सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, और जब वो कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस कर लेती है तो लास्ट में वो हमारे पास जाके साइटोकाइनेसिस करती है। वहीं सेलुलर एंडोस्पर्म में ये न्यूक्लियस साथ में डिवाइड होता जाता है और कैरियोकाइनेसिस भी करता जाता है। अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें एंडोस्पर्म का, तो हमें कोकोनट में दोनों भी एग्जाम्पल बेस्टली तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे कोकोनट वाटर उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है, वाइल उसका कर्नल पार्ट जो मलाई वाला पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म बनाता है, या इसी को हम लोग सॉलिड एंडोस्पर्म भी कहते हैं। इसका एंडोस्पर्म बनके तैयार हो जाता है, फिर दूसरा एंड जो आता है और आगे जाके जाइगोट बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और हम स्पेशली डाइगोट में इसे देखेंगे। और जाइगोट हमें 2N का देखने को मिलता है। ये जाइगोट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सस्पेंसर सेल्स और एम्ब्रियोनल सेल्स। सस्पेंसर सेल्स जो है हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, वाइल एम्ब्रियोनल सेल्स हमारे पास बाजल एंड पे होता है। ये पूरा का पूरा जाइगोट वैसे तो हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा एम्ब्रियोनल सेल्स जो है चालाजल एंड की तरफ से बनता है। हमारे पास सस्पेंसर सेल्स हमें 6 से 10 देखने को मिलते हैं, वाइल एम्ब्रियोनल सेल्स हमें 8 सेल स्टेज में देखने को मिलता है। और मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग को थोड़ी सी बताने की कोशिश की है। जाइगोट आगे जाके हमारे पास सस्पेंसर सेल्स बनाता है और एम्ब्रियोनल सेल्स बनाता है। एकदम ऊपर टिप की तरफ हमें हॉस्टोरियल सेल्स देखने को मिलता है सस्पेंसर सेल्स के ऊपर, और नीचे जहाँ पे सस्पेंसर सेल्स और एम्ब्रियोनल सेल्स आपस में जुड़े होते हैं उस पॉइंट को हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल सेल्स हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक ऊपर के डिवीजन में और एक नीचे के डिवीजन में। ये दोनों भी तरफ 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं, और इसी सेल स्टेज को हम लोग प्रो एम्ब्रियो स्टेज भी कहते हैं। सस्पेंसर सेल्स हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक लार्जेस्ट वाले में जो हॉस्टोरिया में डिवाइड होते हैं, वाइल स्मॉलेस्ट वाले जो हाइपोफाइसिस में डिवाइड होते हैं। हाइपोफाइसिस आगे जाके रूट कैप बनाते हैं वाइल, और ये आगे जाके रेडिकल की टिप भी यही हाइपोफाइसिस हमारे सस्पेंसर सेल्स बनाते हैं। एम्ब्रियोनल सेल्स हमारे ऊपर वाले 4 जो आगे जाके हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल से आगे जाके यही एम्ब्रियोनल सेल्स जो ऊपर वाले हैं हमारे वो रेडिकल्स बनाते हैं। वाइल जो एम्ब्रियोनल सेल्स नीचे वाले 4 सेल्स हैं वो प्लीम्यूल बनाते हैं, एपिकोटाइल बनाते हैं, और उसी से हमें कोटिलेडॉन्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का वेलेबल डायग्राम आप लोग को मेंशन किया है, जो कि हमारे पास जाइगोट आगे जाके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो आगे जाके हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाता है, जिसमें सस्पेंसर सेल्स ऊपर की तरफ दिखाया गया है, और वो आगे जाके मैच्योरिटी शो अप करता है, जिसमें प्लीम्यूल, कोटिलेडॉन्स और रेडिकल्स एकदम साफ साफ दिखाया गया है। यही स्टेजेस हैं हमारी इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोटिलेडॉन्स। मैंने इसी को फ्लो चार्ट में भी लिख के रखा है, क्योंकि बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना। तो सबसे पहले जाइगोट से हमने क्या देखा, प्रो एम्ब्रियो बना, प्रो एम्ब्रियो आगे जाके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाया, और उसी ने आगे जाके हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाया, और उसी के बाद हमें मैच्योर एम्ब्रियो देखने को मिलता है। कोड भी दो तरफ से हुई होती है, आउटर वन और इनर वन। आउटर वन को हम लोग टेस्टा बोलते हैं, वाइल इनर वन को हम लोग टैगमन बोलते हैं। सीड भी हमारे पास ना यार ये किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है या बहुत बेनिफिशियल होती है, जिसमें डोरमेंसी या डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। मतलब डिहाइड्रेशन के टाइम पे क्या होगा कि पानी बिल्कुल सूख जाएगा, तो रप्चर होने में बिल्कुल इजीली हेल्प करेगी कि ताकि वो आगे जाके जर्मिनेट हो। वाइल डोरमेंसी में मतलब उसमें खूब सारा खान पीन होगा जो आगे जाके अच्छा न्यूट्रिशन में अच्छी पैदावार करवा सकता है उन फल फूलों की। यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोग को डाइकोट का सीड दिखाने की कोशिश करी है, जो कि दोनों भी कोटिलेडॉन्स एक ही एक्सिस से जुड़े होते हैं, और उस एक्सिस को हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। कोटिलेडॉन्स जो ऊपर जाके पॉइंट पे जुड़ते हैं हम उसे एपिकोटाइल बोलते हैं, जो कि अपर पॉइंट पे जुड़े होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस से, और ये टर्मिनेट होते हैं टू प्लीम्यूल में, जो आगे जाके हमने प्लीम्यूल उसको दिखाने की कोशिश करी है, वहीं से हमारे पास प्लीम्यूल का डेवलपमेंट होगा। और जो कोटिलेडॉन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे की तरफ जुड़े होते हैं हम उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, और ये टर्मिनेट टू रेडिकल्स बनाते हैं हमारे फर्दर आगे जाके।
तो अगर हम सीड की बात कर ले या उसकी वेबिलिटी की बात कर ले कि एक सीड हमारा कब तक जिंदा रह सकता है, मतलब वो कब तक आगे जाके अगर हम सीड्स फार्मर जैसे लेके आके रख लेते हैं वो कब तक की ग्रो करवा पाते हैं या फिर वो मर जाएंगे कि उतनी उसकी शेल्फ लाइफ है। अगर उससे पहले उसे बोया नहीं गया या जर्मिनेट नहीं किया गया तो वो आगे जाके हमारे पास फर्दर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग सीड वेबिलिटी भी कहते हैं। पीरियड फ्रॉम विच सीड सस्टेन जर्मिनेशन पावर, मतलब एक सीड के पास जब तक कि उसके पास जर्मिनेशन की पावर होगी उसी को हम लोग सीड वेबिलिटी भी कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें ल्यूपाइन्स में देखने को मिलता है, जैसे कि ल्यूपाइन्स हमें आर्कटिक टंड्रा में देखने को मिला जिसकी हमने सीड जब 10,000 साल बाद भी उसको उगाने की कोशिश करी यार वो बहुत अच्छे से उग गई। दूसरी तरफ हमने फिनिक्स डेट पाम की सीड ली जो कि हमें डेड सी से मिली और उसे हमने 2000 साल के बाद की ये सीड सी चेक किया गया और इसे भी जब जर्मिनेट करा गया तो यार ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गई। मतलब इनकी शेल्फ लाइफ 10,000 या 2000 ऐसे सालों तक की है। वाइल वहीं पे हमने ऑक्सैलिस के देखे प्लांट्स जिसमें लूजेस वेबिलिटी विद इन मंथ, वो अपनी मंथ्स में ही अपनी वेबिलिटी लूज कर लेते हैं। मतलब अगर उन्हें कुछ महीनों में नहीं उगाया गया ना उन बीजों को तो वो बीज खराब हो जाएंगे, वो आगे जाके जर्मिनेट नहीं करेंगी। इसलिए हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले एंडोस्पर्मिक जो कि एल्ब्यूमिनस है और दूसरी तरफ नॉन एंडोस्पर्मिक जो कि एक्स एल्ब्यूमिनस है। एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म नॉट फुल्ली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाता है, मतलब जो उसका खाना पीना होता है ना वो पूरी तरीके से नहीं खा पाता है। और इसका एग्जांपल हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। वाइल जो नॉन एंडोस्पर्म वाले हैं वो एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम बाय एम्ब्रियो, मतलब उसका एम्ब्रियो जो है ना उसके एंडोस्पर्म को फुल्ली कंज्यूम कर लेता है। और इसका एग्जाम्पल हमें डाइकॉट में देखने को मिलता है। पर यहीं पे हमें एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, जैसे कि ऑर्किड, एक ये नॉन एंडोस्पर्म सीड है तो लेकिन ये फिर भी एंडोस्पर्मिक शो करता है, मतलब इसका सीड जो है फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एग्जांपल डाइकॉट में देखने को मिलता है कि जैसे कि एक्सेप्शन हमें कैस्टर, कॉफी, सनफ्लावर में देखने को मिलता है। इनका सीड एंडोस्पर्मिक होते हुए भी एंडोस्पर्मिक शो करता है, इसका मतलब उनका एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है। हमें पेरिस्पर्मिक सीड भी देखने को मिलता है। पेरिस्पर्म मतलब होता है रिमेनिंग न्यूक्लियस इन सीड, मतलब सीड में जो न्यूक्लियस रह जाता है जो कि हमने एम्ब्रियो में देखने को मिला था उन्हीं सीड को हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। इसका एग्जांपल हमें पाइपर, नाइग्रम या ब्लैक पेपर इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद बारी आती है फ्रूट की। फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी का फर्टिलाइज करके ही हम फ्रूट बनाते हैं। ओव्यूल हमारे पास सीड बनाती है और ये फ्रूट की वॉल जो है पेरिकार्प की बनी होती है या इसी वॉल को, फ्रूट की वॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात कर ले तो हमें 3 टाइप के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आ जाता है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और हमें एक और टॉपिक इसमें देखने को मिलता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सबसे पहले ट्रू फ्रूट होते क्या है? ऐसे फ्रूट जिसमें ओवरी सिर्फ इन्वॉल्व होती है आगे फॉर्मेशन फ्रूट का करवाने के लिए, तो इसकी डेफिनेशन में यही सिर्फ आ जाएगा कि ओनली ओवरी इन्वॉल्व टू फॉर्म द फ्रूट्स। और दूसरी तरफ हमारे पास फॉल्स फ्रूट देखने को मिलते हैं जिसमें ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एप्पल में हम देखने को मिलता है कि ओवरी भी तो साथ साथ फ्यूज होती है उसके साथ अल्मस वगैरह, और इसके एग्जांपल्स में हमें एप्पल और स्ट्रॉबेरी देखने को मिलता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हमारे वो फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ओवरी का फर्टिलाइजेशन हुए बगैर ही ये फ्रूट्स बना लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें बनाना स्पेशली देखने को मिलता है। अभी तक हम बात कर रहे थे फ्रूट्स की, अगर हम बात कर लें सीड्स की तो इसमें भी एक टर्म आता है पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें देखने को मिलता है कि सीड बनी है, पर यहाँ पे विदाउट ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुए ही हमें सीड मिल जाती है। ऐसी सीड्स की प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब इसमें यार साफ साफ इसमें ये तो समझ में आ गया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हुआ होगा। सी टर्म को हम लोग ने एपोमिक्सिस भी कही है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये जाते हैं जो मिमिक्स करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके एग्जांपल में हमें एस्टरेशियाई फैमिली से सनफ्लावर देखने को मिलता है और पोजेशियाई फैमिली से ग्रास देखने को मिलती है। एक केस पॉलीएम्ब्रियोनी भी देखने को मिलता है जहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड्स, मतलब जहाँ पे एम्ब्रियो में एक से ज्यादा सीड्स बनते हैं या फिर वो पॉलीएम्ब्रियो मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाती है। जैसे एम्ब्रियो डायरेक्टली फॉर्म न्यूक्लियस या फिर इंटैग्यूमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और वो आगे जाके फ्रूट्स बना लेते हैं। इसके एग्जांपल में हमें सिट्रस फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जो कि लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। छोटा सा डिफरेंशिएट देखें मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो में, तो सबसे पहले मोनोकॉट में हमें एक ही कोटिलेडॉन देखने को मिलता है के अंदर स्क्यूटेलम भी होता है और उसमें एक ही सस्पेंसर सेल्स होते हैं। उस मोनोकॉट्स में एक ही प्रीम्यूल देखने को मिलता है जिसके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलती है और हम उसे कोलेप्टाइल कहते हैं, वाइल रेडिकल के पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम कोलेराइजा कहते हैं। अगर हम डाइकॉट की बात कर लें तो इसमें 2 कोटिलेडॉन्स देखने को मिलता है। ये 6 to 10 स्टेज में आगे जाता है, पर इसके पास इसके प्रीम्यूल और रेडिकल के पास कोई भी ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है, वहाँ पे ये एब्सेंट होती है। बच्चों यहीं पे होता है हमारा चैप्टर समाप्त। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय मेरे प्यारे बच्चों।